क्रोनिक लिवर डिजीज। ओके, स्पेक्ट्रम हमने सबसे पहले देखा, इटियोलॉजीज, देन मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल। अब हमने कॉम्प्लिकेशंस को इसकी देखना है। क्रोनिक लिवर डिजीज इज एक्चुअली अ प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ लिवर फंक्शन फॉर मोर देन 6 मंथ। इसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आ जाता है। ये जस्ट रिवीजन है। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेल्दी लिवर, फाइब्रोस लिवर, सिरोटिक लिवर एंड कार्सिनोमा। ओके, कॉम्प्लिकेशन। द 4 मेन कॉम्प्लिकेशंस आर ascites एंड उसी से कॉम्प्लिकेट होकर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। दिस इज द मोस्ट कॉमन ascites। And the next is esophageal varices. This is the most lethal one. ठीक है। हेपेटिक एनकेफलोपैथी इज दिस। ओके, ये जो 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारों को हमने एक सेपरेट लेक्चर में अलग अलग इसको डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पे हम सिर्फ इसको इन्यूमरेट करेंगे। और नेक्स्ट जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं, एक आ जाती है कोएगुलोपैथी। लीवर चूंकि हमारे पास बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं CLD के अंदर या सिरोटिक लिवर के अंदर नहीं बनते, जिससे क्लॉटिंग फैक्टर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। सो उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो ब्लड के अंदर जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाती है, ज़्यादा, तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाता है। और इसके लिए हमने मॉनिटरिंग करनी होती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड APTT। और इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से इसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट जो आ जाती है वो हमारे पास आती है हेपेटोरीनल सिंड्रोम। जब सिरोसिस या CLD होती है तो इसके अंदर बॉडी किडनी की जो होती है रीनल परफ्यूजन, किडनी को ब्लड जाना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किडनी की परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी। जब किडनी की परफ्यूजन डिक्रीज होती है, क्यों होती है, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस की वजह से। जब रीनल आर्टरी स्टीनोज होगी, किडनी परफ्यूजन कम होगी, तो रीनल क्या हो सकता है, इस्कीमिया, और पेशेंट कहाँ जाएगा, रीनल फेलियर की तरफ। इसमें हमने रीनल फंक्शन टेस्ट करने हैं, RFTs इसको चेक करने के लिए, यूरिन एनालिसिस हमने देखना है, और इसकी ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन, और एक्चुअली हमने लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा आपको लीवर को, दैट विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हेपेटोरीनल सिंड्रोम। नेक्स्ट इज द हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। ये हमारे पास डायाफ्राम है, देन वी हैव द होल एब्डोमिनल कैविटी, और यहाँ पे तकरीबन ये लीवर आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास लंग्स हैं ऊपर। अब जब यहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो ये डायाफ्राम को अपवर्ड पुश करता है, जिससे फोर्स लगती है लंग्स के ऊपर, डायाफ्राम स्ट्रेट हो जाता है और लंग्स क्या होते हैं, कंप्रेस। दिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर पल्मोनरी सिम्टम। सेकंड ये होता है कि जब आपका फ्लूइड लीक करता है सिरोसिस के अंदर, आपकी एल्ब्यूमिन या प्रोटीन क्या हो जाती है, कम, तो आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, तो फ्लूइड ना सिर्फ पेरिटोनियल कैविटी में बल्कि पेरिकार्डियल और प्लूरल कैविटी में भी एक्यूमुलेट होता है। तो जब प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड जमा होगा तो प्लूरल इफ्यूजन डेवलप होगी, प्लूरल इफ्यूजन लंग्स को कंप्रेस करेंगी, और उससे हमारे पास पल्मोनरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये पल्मोनरी सिम्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरे हमने इसके लिए करना होता है, चेक करने के लिए प्लूरल इफ्यूजन और डायाफ्राम की पोजीशन के लिए। एंड अगर इफ्यूजन है तो हमने इसको ड्रेन करना है। बेस्ट ट्रीटमेंट विल बी लीवर ट्रांसप्लांट अगर ये एंड स्टेज में जा चुका है। सो ये दूसरी इसकी कॉज हो सकती है हेपेटो, कॉम्प्लिकेशन इज हेपेटोपल्मोनरी। हेपेटोपल्मोनरी के बाद देन वी हैव द हाइपरइस्ट्रेनिज्म। ईस्ट्रोजन की जो कैटाबोलिज्म होती है ईस्ट्रोजन की, वो लीवर के अंदर होती है नॉर्मली। अब जब ये लीवर फेल हो जाएगा, कैटाबोलिज्म नहीं होगी, तो आपका जो ईस्ट्रोजन का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, बॉडी में ज्यादा। ये ईस्ट्रोजन फिर आपकी पाम के अंदर या बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन करता है, और पाम के अंदर उस वेजोडाइलेशन से क्या डेवलप होता है, पाल्मर एरिथीमा। जनरल जीपी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फाइंडिंग हम इसको देखते हैं लीवर के अंदर। सेकंड, यही जो ईस्ट्रोजन होती है जब ये डायलेशन करता है तो एक इसमें पैटर्न बनता है स्पाइडर नेवाई या स्पाइडर एंजियोमा, हम इसको कहते हैं स्पाइडर नेवाई और एंजियोमा। इसमें होता क्या है, जो आपका आर्ट्रियोल होता है उसकी डायलेशन होती है, और यहाँ से जो पेरिफेरल के अंदर इसकी जो ब्रांचेज आ रही होती हैं वो भी डायलेटेड होती हैं, और ये एक स्पाइडर लाइक पैटर्न बनता है जिसमें सेंट्रल रेड डॉट होता है और वहां से रेडिएट कर रही होती हैं वेजल्स। अब अगर हम इस सेंट्रल डॉट को कंप्रेस करते हैं तो ये सारी वेजल डिसअपीयर हो जाती हैं, दैट इज नोन एज स्पाइडर एंजियोमा। ये जस्ट डायलेटेड आर्ट्रियोल होता है और स्पाइडर नेवाई। मेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होने से, मेल्स के अंदर जब ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो उससे एक उनका ब्रेस्ट का टिश्यू ग्रो करना शुरू करता है, दैट इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया। तो मेल्स के अंदर एक तो गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो सकता है, एंड सेकंड इज टेस्टिस की एट्रोफी, टेस्टिक्यूलर
एट्रोफी। ये दो चीज़ें जो है वो मेल्स के अंदर स्पेसिफिकली आपको मिल जाती हैं। एंड नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे पास इसकी वो आ जाती है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विद द रिपीटेड इंजरी टू द लीवर। आपके पास लीवर के अंदर क्या आ जाती हैं, म्यूटेशंस। जब लीवर के अंदर म्यूटेशन आती है तो उससे क्या डेवलप होगा, एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एबनॉर्मल सेल जब आपके लीवर के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे तो उससे आपको ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके लिए जो मार्कर होता है अल्फा फीटोप्रोटीन होता है या ट्राइफेजिक सीटी स्कैन इसका बेस्ट टेस्ट होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए। और जो इसकी ट्रीटमेंट होती है, चाहे हम इसको डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करते, अगर रिसेक्टेबल हो तो हम उसको रिसेक्शन के थ्रू ट्रीट करते हैं। द बेस्ट ट्रीटमेंट विल बी ट्रांसप्लांट। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कॉमनली डेवलप हो जाती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया भी अक्सर सिरोसिस में होता है ड्यू टू द स्टोरेज डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन, वो डेवलप हो जाता है। सो इसके बाद हमारे पास जो पिछली चार जो मेन इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम इसको इन चारों को सेपरेटली अलग से देखेंगे कि ये कैसे डेवलप होती हैं।